ऑलवेज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राधिका और हम और आप जो किस्से कहानियों की महफिल है उसमें ज़रा हास्य का तड़का, थोड़ा व्यंग का तड़का लगाएं और शो बन जाता है व्यंग के रंग प्रभात के संग। प्रभात गोस्वामी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ और आज के हमारे ख़ास मेहमान भी हैं जो इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक पुराणिक जी। आइए मैं अपनी शो की आगे की बागडोर सर आपको सौंपती हूँ। जी नमस्कार। और आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों को नमस्कार और सबको बहुत शुभकामनाएं। जी, आज हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय बॉक्स एफएम के लिए निकाला। और बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं इससे पहले श्रोताओं सुनते हैं आलोक जी का परिचय। जब भी व्यंग पुराण की चर्चा होती है तो सामने आ जाता है एक मुस्कुराता चेहरा। जी हाँ, जिनके होठों पर हंसी, हाथ में व्यंग के चुभते भाले होंगे। हाँ, वही लोग उन्हें ढूंढने वाले होंगे। पर हमने आज ढूंढ लिया है व्यंग का एटीएम। आप मुस्कुराहट का कार्ड स्वाइप करें और हंसी के फव्वारे कील से चुभते व्यंग निकल आएंगे। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ व्यंगकार, पत्रकार, वृत्तांतकार डॉक्टर आलोक पुराणिक। हंसना मना है पर रोक ना पाए तो दिल खोल कर हंसिए। हंसने पर कोई कर यानी टैक्स नहीं लगता। आइए मिलते हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग में वरिष्ठ व्यंगकार डॉक्टर आलोक पुराणिक से। श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक जी, आपने करीब 3 दशक तक आर्थिक पत्रकारिता से आप जुड़े रहे। आपने देश विदेश के आर्थिक परिदृश्य को देखा, विसंगतियों को समझा। फिर अचानक आपका रुझान साहित्य की विधा व्यंग्य की तरफ कैसे हुआ? या आप पत्रकारिता जब कर रहे थे तब साथ साथ व्यंग भी लिखते थे? प्रभात जी, सबसे पहले एक बार फिर आपको और आपके सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दरअसल मैं आर्थिक पत्रकार हूँ। अब भी आर्थिक विषयों पे लगातार काम करता हूँ तमाम पब्लिकेशंस के लिए। प्रभात जी, आज की तारीख का जो व्यंग है उसको अगर आप अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र समझते हैं जी। तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है ना। तो बल्कि मैं यूं कहूं कि अगर आप अच्छा व्यंग समझना चाहेंगे तो अच्छा अर्थशास्त्र आपको समझना होगा। जैसे अभी अब हम रोज दिन में कई बार देखते हैं, हम अमिताभ बच्चन साहब हमारे हैं, 80 साल से ऊपर के हैं। वो सुबह उठ के एक पंप का ऐड करते हैं, वो खेत में पानी लगाने जाते हैं। फिर वो हमको बताते हैं कि हमको कल्याण ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। फिर वो हमको बताते हैं कि ये ज्वेलरी जाके हमें मुथूट फाइनेंस में गोल्ड लोन के लिए गिरवी रख देनी चाहिए। फिर वो बताते हैं हमको कि जो पैसे मिले उससे गुजरात में हमें घूम के आ जाना चाहिए। फिर हमको बताते हैं बीकानो भुजिया खानी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें बताते हैं। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि भाई 80 साल की आयु में क्या अमिताभ जी इतनी सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं? मेरे हिसाब से, मेरा कॉमन सेंस ये बताता है कि शायद नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करते हुए क्यों दिख रहे हैं? बल्कि एक दिन तो खबर बड़ी अद्भुत थी कि बीकानो भुजिया का ऐड आ रहा था और उसमें नीचे खबर आ रही थी कि अमिताभ बच्चन जी कुछ गलत खाने के चक्कर में अस्पताल में भर्ती हो गए। ये एक अद्भुत है कि आप देखें कि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक हमको बहुत सारी चीजें बेचता हुआ दिखता है ना। आप देखें, आप अमेजन की वेबसाइट पे जाएं तो एक चीज खरीदनी है, नीचे आ जाएगा कि इसके लिए लोन अवेलेबल है, यानी लोन बेचने वाला भी कमाएगा और वो जो आइटम बिक रहा है वो भी कमाएगा। आप देखेंगे कारों की वर्ण व्यवस्था है ना। एल्टो जिसके पास कार है वो कारों की व्यवस्था में सबसे नीचे बड़ा शर्माया हुआ सब वो घूमता है। सबसे ऊपर वाला मतलब है तो कार वाला, लेकिन एक कार जिसके पास मर्सिडीज है और वो ऑल्टो वालों को उस निगाह से देखता है जैसे कोई अमेरिकन नाइजीरिया वाले को देखता है ना। दोनों कार वाले। तो ये सब चीजें आपको समझ में आती हैं। जैसे आप जिस जनरेशन के हैं, मैं जिस जनरेशन का, हमारे किड्स जो है वो 2500-3000 का पिज्जा बर्गर खा के बोलते हैं कि रीजनेबल है। मतलब 2500 3 बच्चों ने खाया, वो रीजनेबल है। और हम कहते हैं भाई कि हमारी पहली सैलरी हुआ करती थी। तो ये जो इकोनॉमी से आप देखेंगे तो आपको दुनिया अलग समझ में आती है। उसमें विसंगतियां बहुत साफ दिखती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, विसंगति है तो विसंगति के साथ ही व्यंग शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा शास्त्र का जो लिखाई पढ़ाई है उसने मुझे विसंगतियां और बहुत साफ तौर पे देखने का एक नजरिया दिया।
और वहां जी से फिर व्यंग होना शुरू हुआ। जी जी। अर्थ के साथ आपको व्यंग के अर्थ भी धीरे धीरे दिखाई जी देने लगे। जी जी और जी श्रोताओं, आलोक जी के जो व्यंग्य होते हैं बहुत चुटीले, बहुत मारक और बहुत गुदगुदी भी करते हैं। इनके शीर्षक बहुत ही कैची, यानी बहुत ध्यानाकर्षण होता है पाठकों का। नेकी कर अखबार में डाल, लव पर डिस्काउंट, बालम तू काहे ना हुआ है नाराई, नेता बना मालू, व्हाइट हाउस में रामलीला, मर्सिडीज घोड़े बनाम 800 सीसी घोड़े, पापा रीस्टार्ट ना हुए, कॉरपोरेट पंचतंत्र 2015, जिसकी ईबुक भी उपलब्ध है, और चुनिंदा व्यंग्य, गौरतलब, जूते की ईएमआई और व्हाट्सएप के पढ़े लिखे। बहुत से व्यंग हम आजकल पढ़ने में हमारे सामने आते हैं, तो उनको जो उनका शीर्षक होता है वो ऐसा लगता है जैसे या तो कोई कहानी है या कोई चर्चा का विषय है। वो कैची जो हेडिंग्स होते हैं या शीर्षक होते हैं वो आप कैसे लाते हैं? और हमारे जो साथी व्यंग्यकार हैं, अगर उनको भी अगर आप बताएं कि व्यंग्य में शीर्षक का कितना महत्व होता है। जी बिल्कुल। देखिए, व्यंग में शीर्षक का वही महत्व होता है जो व्यक्तित्व में चेहरे का होता है ना। जी चेहरा, अब चेहरा जैसा होता है तो आप, मतलब एक साइकोलॉजिकल बात है, बहुत अच्छा चेहरा है तो उससे आपका बात करने का मन करता है। ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं कि खराब चेहरे वाले या कम अच्छे चेहरे वाले लोग बातचीत करने काबिल नहीं होते, लेकिन सहज मानवीय वृत्ति होती है कि एक चेहरा जिसका ठीक ठाक है, प्रेजेंटेबल है, तो आप सोचते हैं तो आप बात करें इससे। जी तो व्यंग का जो शीर्षक होता है वो कहीं ना कहीं एक चेहरे के तौर पर काम करता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, वो बात सिर्फ व्यंग के शीर्षक पर नहीं बल्कि पूरी क्रिएटिविटी पर लागू होती है। सहज रहिए, सहज रहिए, और सहज रह के दुनिया को उस निगाह से देखिए जैसे एक बच्चा देखता है ना। उसमें अपनी महानताएं कि हमने ये तीर चला लिए कि वो तोप चला ली, एक सहज भाव में आप देखेंगे चीजों को तो बड़ा बड़ा मजा आता है। जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आपकी बात होने से पहले एक एंकर जो जी राधिका जी का ही कॉल आया, तो कि आप आइए और हम लोग ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि थैंक यू, आपने कल जो प्रोमो बनाया था वो बड़ा अच्छा था। तो राधिका जी का बड़ा प्यारा जवाब था। बोले, देखिए मुझे तो याद नहीं है कि मैंने बहुत सारे, तो मैंने उसको फौरन व्यंग में कन्वर्ट किया कि मैंने उनको थैंक यू बोला। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने सुबह ट्रैक्टर का, दोपहर में बीड़ी का, शाम को सिगरेट का और देर रात झाड़ू का प्रोमो बनाया था। आप इनमें से क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि ये जी सहज भाव से आप देखेंगे तो जी इस जी बात में जी व्यंग निकल आता है कि वो लेडी आपकी तारीफ करते हुए दिख रही है, लेकिन वो जी लेडी कोई आपकी प्रोफेशनल तारीफ कर रही है, वो सुबह झाड़ू की तारीफ भी कर चुकी है। उसका प्रोफेशनल काम है भाई, उसको दिल जी पे ना ले, उसको दिल पे ना ले। जी तो जी जी इस सहजता से देखते हैं तो व्यंग निकल आता है, व्यंग के शीर्षक निकल आते हैं। और हम्म, प्रभात जी, मूल बात क्या है जी कि अब बहुत डीप फिलोसफी में आप जाके देखें तो आप और हम दरअसल हम्म, कुल 1.5-2.5 किलो की राख है ना, जी जो हमारे बच्चे एक हांडी में भर के गंगा में बहा जाएंगे किसी दिन। हम्म, तो कुल मिला के अपनी औकात अगर ये रखे अपने सामने आदमी, तो ये दिमाग में भरम नहीं जाता कि हम कितने तोप तमंचे हो गए। तो वो आप फिर सहज भाव में रहते हैं तो सहज भाव में आपको चीजें मस्ती की पाठशाला में दिखती हैं, वहीं से व्यंग आ जाता है, वहीं जी से शीर्षक आ जाता है। तो क्या मैं तो बात। कम से कम ऐसे दिखता हूँ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो निरंतर पत्रकारिता करते रहे हैं और अभी भी आप पत्रकारिता से बहुत गहरे तक जुड़े हैं। क्या व्यंग्य और पत्रकारिता में आपको कोई समानता नजर आती है? देखिए, साहित्य के तमाम लेखन में, वो कविता हो, वो उपन्यास हो, वो कहानी हो, व्यंग एकमात्र ऐसा साहित्यिक उपक्रम है जो एक तरफ से जुड़ता है पत्रकारिता के साथ हम्म, और दूसरी तरफ से जुड़ता है वो साहित्य के साथ। हम्म, आप देखें, व्यंग के दैनिक साप्ताहिक कॉलम होते हैं, हम्म, अ, उपन्यास के, कहानी के, कविता के उस तरह के कॉलम नहीं होते। व्यंग एक तरफ हो सकता है कि अभी गाजा पट्टी पे, अमेरिका पे, स्टॉक मार्केट पे, करंट इश्यूज पे व्यंग लिख लिए जाएं, और व्यंग ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऐसे विषय पे लिखें जो तात्कालिकता से परे बहुत दीर्घ जीवी है। तो ये व्यंग को एक प्रिविलेज है, व्यंग की एक खासियत है कि वो तात्कालिक भी है और क्लासिकल भी है। तो व्यंग को इसलिए आप देखें, जो पत्रकारिता के पाठ्यक्रम होते हैं
उसमें व्यंग का एक टॉपिक रखा जाता है। जी। तो भाई पत्रकारिता अगर पढ़ रहे हो तो व्यंग को भी पढ़ो, क्योंकि आप देखें शरद जोशी जी हुए, उनके डेली कॉलम नवभारत टाइम्स में थे। आदरणीय परसाई जी के कई अखबारों में वीकली कॉलम चलते थे। तो व्यंग का एक सिरा जुड़ रहा है जाके पत्रकारिता से, और दूसरा सिरा जुड़ रहा है साहित्य से। प्रिविलेज हासिल है। जी जी, बहुत बहुत बारीकी के साथ आपने व्यंग्य और पत्रकारिता के बीच में जो एक अंतर संबंध है उस पर अपनी बात रखी। और साथियों, जब व्यंग की बात चली है तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं आलोक जी का एक बहुत चुटीला और एक गुदगुदाता हुआ व्यंग्य। जी, तो आइए ये व्यंग सुनते हैं। और आलोक सर से भी मैं ज़रा पिछली बात को थोड़ा करेक्ट कर लूं कि मेरा कहने का मतलब ये था कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद ये वो प्रोमो मैं तो मजे ले रहा हूँ। नहीं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो शायद, मेरा कहने का मतलब था कि वो शायद प्रोमो किसी और ने किया है, पर आपकी तारीफ मैं उन तक पहुंचा दूंगी। मैं इसको मजे ले रहा हूँ, ना मैंने दिल पे लिया ना आप दिल पे ले। नहीं सर, दिल पे लेने की बात नहीं है। पर हाँ, अगला जो व्यंग है वो मैं ही पढ़ूंगी, वो मेरी ही आवाज है, तो तारीफ अगर आप करेंगे तो मैं जरूर स्वीकार करूंगी। क्या बात जी। तो हमारे जितने भी लिसनर हैं वो आइए सुनते हैं व्यंग। और व्यंग सुनने के बाद अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया है, आप कुछ मैसेज हमें करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आलोक पुराणिक जी से, तो वो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पर जुड़े हुए हैं। आप हमें जो हमारी ऐप का चैट रूम है वहाँ पर अपने नाम के साथ मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 7339990969, ये हमारा नंबर है। तो आइए पहले सुन लेते हैं ये व्यंग। आतंक का मोबाइल सोल्यूशन। कस्टमर केयर कई मामलों में इस तरह से होता है कि कस्टमर को फील हो जाता है कि उसकी केयर भी बहुत बड़ा कारोबार है, उससे भी कंपनियां कमा कर जाएंगी। अभी कुछ समय पहले गृह मंत्रालय ने तमाम धंधे के लोगों को बुलाया कि बताइए आतंक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। एक मोबाइल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि जी मेरे पास इंतजाम है, आप तो खुलकर इश्तिहार दो अखबारों में और बुलाओ आतंकियों को कि आओ बम धमाके करें। बस करना यूं कि जो भी आतंकी कॉल करे उसे उसी सिस्टम से गुजारो जिस सिस्टम से वो कस्टमर गुजरता है, जो किसी मोबाइल कंपनी में अपनी कंप्लेंट लेकर आता है। डेमो देखिए, अखबार में इश्तिहार आया कि आतंकी आए और धमाके करें। इश्तिहार देखकर आतंकी कॉल करता है और उस कॉल को रिसीव किया जाता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मैं अंजलि, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप बताएं कहाँ धमाके करने हैं। 1 दबाएं अगर कलकत्ता में धमाके करने हो, 2 दबाएं अगर संबलपुर में धमाके करने हो, 3 दबाएं अगर दिल्ली में धमाके करने हो, 4 दबाएं अगर भुवनेश्वर में धमाके करने हो। आतंकी कहता है जी मुझे दिल्ली में धमाके करने हैं, क्या 3 दबाकर दिल्ली में धमाके हो जाएंगे? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, जी 1 दबाएं अगर कुतुब मीनार में धमाके करने हो, 2 दबाएं अगर लाल किले में धमाके करने हो, 3 दबाएं अगर कनॉट प्लेस में धमाके करने हो। 1 कुतुब मीनार, 2 लाल किला, 3 कनॉट प्लेस। आतंकी बोला क्या 2 दबाकर लाल किले में धमाके हो जाएंगे? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 1 दबाएं अगर लाल किले में दीवाने आम में धमाके करने हो, 2 दबाएं अगर दीवाने खास में धमाके करने हो, और 3 दबाएं अगर शाहजहां के बेडरूम को उड़ाना हो। आतंकी बोला क्या 3 दबाकर शाहजहां के बेडरूम में धमाका हो जाएगा? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 1 दबाएं अगर शाहजहां के बेडरूम के दाईं साइड की खिड़की उड़ाएं, 2 दबाएं अगर शाहजहां के बेडरूम के लेफ्ट साइड की खिड़की उड़ाएं, 3 दबाएं अगर शाहजहां के बेडरूम में सेंटर की खिड़की उड़ाएं। पूरा पैकेज उड़ाएं रात में 12 से सुबह 5 तक 50% कंसेशन स्कीम में, यानी पूरा बेडरूम एक साथ उड़ाएं। आतंकी बोला क्या 3 दबाकर शाहजहां के बेडरूम के सेंटर की खिड़की में धमाका हो जाएगा? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 1 दबाएं अगर साइकिल बम से धमाका करना हो, 2 दबाएं अगर कार बम से धमाका करना हो, 3 दबाएं अगर मोटरसाइकिल बम से धमाका करना हो। आतंकी
क्या 3 दबाकर मोटरसाइकिल बम से धमाका हो जाएगा? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 1 दबाएं अगर बुलेट से धमाका करना हो, 2 दबाएं अगर टीवीएस से धमाका करना हो, 3 दबाएं अगर पल्सर से धमाका करना हो। आतंकी, क्या 3 दबाते ही पल्सर से धमाका हो जाएगा? कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, 1 दबाएं अगर पल्सर 500 सीसी से धमाका करना हो, 2 दबाएं अगर पल्सर 220 सीसी से धमाका करना हो, 3 दबाएं अगर पल्सर 180 सीसी से धमाका करना हो। आतंकी, मुझे अब कोई नंबर नहीं दबाना, तेरा गला दबाना है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, माफ कीजिए, ये विकल्प मेन्यू में मौजूद नहीं है, दोबारा प्रयास करें। और इसके बाद आतंकी खुद ही आत्महत्या कर लेगा। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। आलोक जी का ये धमाकेदार व्यंग कि आतंकी खुद ही आत्महत्या कर लेगा, बहुत ही बेहतरीन व्यंग आपने रचा और हमारी साथी राधिका ने उसको उतनी ही तन्मयता से बेहतरीन तरीके से पढ़ा। जी जी, इनको शुक्रिया पहुंचा देंगे ना, बढ़िया है। बिल्कुल, इनका शुक्रिया सुन आप पहुंच रहा है, इनके साथ हैं मेरे स्टूडियो में ये। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने मेहमान व्यंग्यकार का व्यंग्य सुनने के बाद उसमें एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी लेते हैं। और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं नई दिल्ली से, जो इस समय कनाडा में निवास कर रहे हैं, कमलेश पांडे, वरिष्ठ व्यंग्यकार, जिन्होंने आलोक सर को बहुत पढ़ा है और उनकी कई व्यंग पर समीक्षात्मक टिप्पणियां भी दी हैं। आइए उनसे सुनते हैं। कमलेश पांडे जी प्रस्तुत कर रहे हैं एक समीक्षात्मक टिप्पणी आज के इस व्यंग पर। जी, कमलेश जी को नमस्कार। आलोक पुराणिक जी को जो लोग जानते हैं, उनमें जो भाग्यशाली होंगे, उन्होंने ये रचना उनसे ज़रूर सुनी होगी। जब आलोक जी इसे सुनाते हैं तो श्रोता हंसते और ताली बजाते नहीं थकते। आलोक जी व्यंग जगत के सभी फॉर्मेट्स के खिलाड़ी रहे हैं। एकदम कबीराना फक्कड़ मिजाज रखते हैं और समसामयिक प्रवृत्तियों पर बड़ी तीखी नज़र रहती है उनकी। अर्थशास्त्र, नए सामाजिक तौर तरीकों, फैशन, तकनीकी, गोया आधुनिक नज़रिए से विसंगतियों को पकड़ने और बड़े नायाब भाषा और शैलीगत यंत्रों से उनकी परतें उधेड़ कर दिखाते हैं। बाजार, विज्ञापन और मार्केटिंग के पैतरों पर तो आलोक जी की जैसे डॉक्टरेट है। प्रस्तुत रचना में डिजिटल माध्यम से कस्टमर सेवा के एक बेहद जरूरी पहलू पर नजर डाली गई है। आलोक जी की चोट बड़ी बेरहम होती है, पर इतनी सरस होती है कि हंसते हंसते इसका मर्म श्रोता के मन में उतर जाता है। अब इसी रचना को देखें। उपभोक्ता को बहकावे में रखने के लिए कंपनियों ने मशीनी आवाजों की व्यवस्था कर दी और अब उपभोक्ता की समस्या का निदान करने के बजाय उल्टे उन्हें यंत्रणा में डाल रखा है। आतंकवाद की समस्या का संदर्भ इससे जोड़कर अब आलोक जी एक कमाल का विडंबना सृजित करते हैं और ठीक उसी क्रम में संवाद रचते हैं। आतंकवादी भी उसी यंत्रणा से गुजरता है और अंततः बम फोड़ने की बजाय आत्महत्या कर लेता है। अब सोचिए आलोक जी की फैंटेसी कि जिस कस्टमर केयर से सेवा से कस्टमर को आतंकवाद से कुछ कम यंत्रणा नहीं मिल रही, वही व्यवस्था वही सेवा जब आतंकवादी खुद लेने जाता है तो उसकी क्या दुर्गत होती है। व्यंग लिखने की ये नायाब शैली उस परंपरा से आती है जिसमें परसाई जी और शरद जोशी पौराणिक रचनाओं में आधुनिक संदर्भ जोड़कर विसंगतियों के कठिन रूपों की पोलें खोला करते थे, जैसे शरद जी की मुद्रिका रहस्य या परसाई जी के अयोध्या के प्रसंग। फंतासी में विसंगत स्थितियों की परतें उधेड़ने में एक अतिरिक्त सावधानी ये जरूरी होती है कि रचना दुरूह न हो जाए या अर्थ उलट न जाए। पर आलोक जी जब भी ये करते हैं और अक्सर ही करते रहते हैं तो परिणाम चोखा ही आता है। आज के यांत्रिक दौर में जब समाज, राजनीति, व्यवस्था से लेकर तकरीबन हर शय ही उलझी पुलझी है,
स्थितियों की कॉम्प्लेक्सिटी समझाने वाला कोई कबीर जैसा बंदा चाहिए जो वक्ती जुबान में सही व्यंग्य के औजारों के साथ इन विकराल विसंगतियों से निपट सके। मुझे लगता है आलोक जी इस जैसी कई रचनाओं की मदद से यही तो कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश पांडे जी, आपने पांडे जी को मेरा धन्यवाद जी। भी प्रेषित कीजिए जी। अभी वो वहाँ बहुत दूर है हमसे, और जी। मुझे उम्मीद है कि वो इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उन तक आपकी बात भी पहुंच रही होगी। आपने अभी जिस तरह का व्यंग पढ़ा, उसमें एक फैंटेसी या फंतासी जिसे कहते हैं, उसका एक प्रयोग हुआ। तो व्यंग में फंतासी और मिथकीय प्रयोग कितने सफल रहे, और हमारे पौराणिक पात्रों या कथाओं को व्यंग का विषय बनाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, मिथकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यंग्यकार को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है ना। जी। जैसे कि अगर कोई कवि है, उपन्यासकार है, वो पुरातन में जाके धार्मिक प्रसंगों को लेके भी उपन्यास लिख दे तो बहुत दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन अब व्यंग्यकार जो काम कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक हास्य का सृजन होता है। अभी हास्य का सृजन होते ही इसमें दो चीजें हो जाती हैं कि एक तो इसकी रीच बहुत हो जाती है, दूसरा अगर कोई नासमझ इसको ऐसे जोड़ दे कि साहब आप अगर रामचरितमानस से जुड़े किसी प्रसंग को उठा रहे हैं तो बिना उसके कंटेंट में जाए वो कह दे कि साहब आपने राम का अपमान कर दिया, संभावनाएं होती हैं पूरी इसमें। जी। तो इसमें अगर आप मिथकीय तरकीब अपना रहे हैं, पुरातन में जा रहे हैं, तो सावधानी, परम सावधानी जरूरी है कि हमें इतना पता हो कि हमारे जो राम हैं, कृष्ण हैं, सीता हैं, इनको लेकर क्या मान्यताएं हैं, इनको लेके किस तरह का एक जनमानस है। तो उसमें ये रचनाकार का, व्यंग्यकार का विवेक है कि भाई आप लिबर्टी लें तो कितनी लिबर्टी लें, और लिबर्टी ले रहे हैं तो उसका अंत क्या हो रहा है। जैसे कि एक मैंने व्यंग रचना की थी सत्यवान और सावित्री को लेकर, तो उसमें मसला कुछ यूं आता है कि यमराज पहुंचे हैं उनके प्राण हरण करने के लिए, तो सावित्री ने प्राण रक्षा में कहा कि महाराज आप बहुत थक के आए हो, आप एक काम करो, बैठो, पानी वानी पियो, कुछ अच्छी सेल्फी लो, और आपके भैंसे को भी थोड़ा सा नहला धुला ले, इसकी भी अच्छी सेल्फी लेके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। तो यमराज भी चक्कर में आ जाते हैं और वो 1 घंटे खाली फोटो लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। फिर देन सावित्री कहती है कि महाराज प्राण हरण का तो समय था, अब विलंब हो गया 1 घंटा, तो इस हिसाब से अब नियम के तहत आप सत्यवान के प्राण नहीं ले सकते। तो सावित्री ने एक नई तरकीब से अपने सत्यवान के प्राणों को बचाया। अब इस प्रसंग में आप ये सुनिश्चित करें बतौर व्यंग्यकार कि सावित्री के सम्मान में कहीं कोई कमी ना आए, सावित्री का कहीं कोई अपमान ना हो। जी। तो इस प्रसंग को लेके आप व्यंग लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रसंग लूं जिसमें लिबर्टी लेके कोई ऐसी बात कहूं कि सावित्री हमारे समाज में एक स्त्री सम्मान को लेके उनके नए आयाम हैं, और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से और कितने दशकों से और कितनी शताब्दियों से हैं, तो अगर मैं उसको अनावश्यक लिबर्टी लेके अगर उसमें मैं वो इस तरह की चीज करता हूं तो उसके परिणाम तो मुझे झेलने के लिए तैयार भी होना चाहिए ना। तो मुझे जब धर्म में, मिथक में पुराने कैरेक्टर्स को लेना होता है तो मुझे सावधानी जो नॉर्मल व्यंग लिखते हुए मैं करता हूँ वो मैं उनके साथ ज्यादा बरतता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। हमारा समाज बहुत धर्म चेतना वाला समाज, और सारे धर्मों को लेकर, सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर नहीं, तो ऐसी बात हमसे ना निकले कि जो एक विवाद को और एक झगड़े को जन्म दे, क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। अब आप राम को लेकर कुछ लिख रहे हैं, पांडवों को लेकर मैंने राम महाभारत में बहुत सारे व्यंग लिखे, तो उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वो इसलिए व्यंग लिखना बड़ा मैच्योरिटी वाला काम है। अगर आप इसको थोड़ा भी मैच्योर से डील करेंगे तो आप खुद भी परेशानी में आएंगे और व्यंग भी परेशानी में आएगा।
जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लेखक को बहुत सावधानी के साथ ऐसे विषयों को उठाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई विवाद की गुंजाइश होगी तो वो आप पर ना पड़े, इसलिए आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। आलोक जी, आगे चलते हैं बातचीत में। आपने वन लाइनर पर भी काफ़ी काम किया है। इन दिनों बहुत से लोग कहते हैं कि भी बड़ी रचना पढ़ने में उतनी रुचि पाठक की अब नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। तो ये वन लाइनर और हाफ लाइनर का जो दौर चल रहा है, आप थोड़ा सा इसका एक खुलासा करें कि आखिर वन लाइनर किसको कहते हैं और हाफ लाइनर, क्योंकि एक बार मैंने एक वरिष्ठ व्यंगकार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 250 से 300 शब्दों तक की रचना को वन लाइनर और इससे कम की रचना को हाफ लाइनर की श्रेणी में वो रखते हैं। लेकिन मैंने बहुत तलाश किया और मेरी असफलता रही कि मैं इसको खोज नहीं पाया इसके पीछे कि ये वन लाइनर और हाफ लाइनर ये कंसेप्ट आया कहाँ से। जी, देखिए, एक तो यूं समझे, आप तो क्रिकेट के बड़े पुराने कमेंटेटर, क्रिकेट के बड़े गहरे जानकार हैं। 5 डेज का तो होता है टेस्ट, जी, ठीक है, और 50-50 का होता है एक फॉर्मेट, और अब 2020 का और आ गया, और अब जो है 10-10 की बात चल रही है। जी, बल्कि इनफॉर्मल लेवल पे 10-10 की होना शुरू हो भी गया है। बात दरअसल यूं है प्रभात जी की अभी लंबे फॉर्मेट को भी पढ़ा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर लंबे फॉर्मेट को पढ़ने वाले पाठक अभी बहुत कम बचे हैं जी। और अंग्रेजी में तो फिर भी बचे हुए हैं, लेकिन हिंदी में लंबा लिख के आप पढ़वा भी ले जाएं वो चुनौती है। तो उपन्यास भी कोई कर रहा है तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो व्यंग और क्रिकेट में इस मामले में समानता है कि सारे फॉर्मेट हैं, 5 डेज का टेस्ट भी है। अभी वन लाइनर का जो मैंने फील ये किया कि अभी आपका अटेंशन स्पैन लोगों कम हो रहा है, नई जनरेशन उससे भाग रही है, तो उनको ऐसा रखा जाए कि भाई 1 लाइन में बात कर ली जाए, 2 लाइन में बात कर ली जाए, 3 लाइन में बात कर ली जाए। लेकिन अगर आप 4 लाइन से ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो उसका एक अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है और वो भाग जाता है। तो वो मैंने और बहुत सारे मित्रों ने एक प्रयोग शुरू किया 4-5 दिन पहले, 4-5 साल पहले प्रिसाइजली, कि भाई हम कोई घटना लेंगे और उस पे हम एक बहुत 2-3 लाइन में बात रखेंगे और वो उसको प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे लगा कि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। जो लोग व्यंग को आमतौर पे नहीं भी देखते, 3 लाइन में आपने उसमें लिखी तो वो पढ़ के उन्होंने जो है वो समझा और वो उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो वन लाइनर का कंसेप्ट तो ये है कि छोटा व्यंग, उसमें 250 शब्द जो है वो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा है। 2 लाइन 3 लाइन में मेरे ख्याल में वर्ड्स की सीमा माने तो आप एक 25-30 शब्द में अगर आप बात कर लें तो ये वन लाइनर है। और अगर आप 10-12 शब्दों में बात कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली एक हाफ लाइनर है। देखिए, फिल्म के धंधे से या कि जो टीवी सीरियल के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं उसमें 2 चीजें होती है, एक तो स्क्रिप्ट होती है और उसमें डायलॉग्स होते हैं। अभी हम शोले को याद करें तो डायलॉग याद रह जाते हैं ना कि कितने आदमी थे, है ना। तो अब ये कितने आदमी थे या आप दीवार को उठाकर देख ले मेरे पास माँ, ये डायलॉग है। ये डायलॉग जो हमारे स्मृति में रह जाते हैं। तो वो हम धर्मेंद्र पूछ रहे हैं बसंती से कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो ये 1 लाइन का मामला है लेकिन याद रह जाता है। तो जो स्क्रिप्ट में डायलॉग का रोल होता है कि यार वो एकदम कैची होकर दिमाग पे हथौड़ा चलाए, वो बेसिकली वन लाइनर। वन लाइनर ऑनेस्टली स्पीकिंग 250 शब्दों के व्यंग लिखने से ज्यादा चैलेंज वाला काम है। क्योंकि आपको गागर में सागर, जैसे हिंदी कविता में दोहा है ना, दोहा जी, तो ये दोहे के जो आसपास का गद्य है वो है सत्सैया के दोहरे जो नामक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये दोहे का गद्यात्मक आप वर्जन कह सकते हैं, ये उस तरह की बात है। जी। तो हमारे श्रोताओं ने सुना गौर से कि वन लाइनर और हाफ लाइनर की जो एक बहस चलती है उसका बहुत ही अच्छा खुलासा आलोक जी ने किया। जी, और व्यंग की डिटेल पे बात हो रही है, व्यंग के
क्राफ्ट पे बात हो रही है। ये बातें अभी और चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। तो पहले हम ये गीत सुन लेते हैं। इस दौरान अगर आप अपने मैसेजेस भी हमें करना चाहते हैं तो आप बॉक्स एफएम के चैट रूम का इस्तेमाल करें। कुछ मैसेजेस वहाँ पे आए हुए हैं। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आलोक जी से उन सवालों के जवाब भी जानना चाहेंगे, लेकिन आप बिल्कुल ना रुकें। इस गीत के दौरान, इस म्यूजिकल ब्रेक के दौरान आप भी अपने मैसेजेस कर सकते हैं, या आप कॉल करना चाहते हैं तो आप 7339990969 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये गाना और ब्रेक के उस पार हम वापस मिलेंगे। व्यंग पर होगी फिर एक बार बातचीत। कैसे कहूँ क्या मैं हूँ, बिन कहे क्यों चलता रहूं, हारा ही हूँ हमरा ही बनूं, रुखसत हुआ मैं रिहाई चुनूं। क्या सोचूं या इश्क करूं, ना समझूं बस करता रहूं। क्या समझूं या इश्क करूं, ना समझूं मंजर में कहूं हे वक्त की कमी सबको भी खली, जीने की वजह तो मुकम्मल हुई। सुबह में महकी है रात से जगी, राहों से दूर खुशबू अनकही। क्या समझूं या इश्क करूं, ना समझूं बस करता रहूं। क्या समझूं या इश्क करूं, ना समझूं मंजर में कहूं। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी हाँ, आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग और इस वक्त बातचीत चल रही है आलोक पुराणिक जी से। व्यंग पर बातचीत हो रही है। इस कार्यक्रम के दौरान एक और वरिष्ठ व्यंगकार हैं जिनसे हमने बात की, और उन्होंने भी, अनूप शुक्ल उनका नाम है, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें मैसेज भेजा है आलोक पुराणिक जी का जो ओवरऑल उनका लेखन है, उनकी रचनाएं हैं, उसके बारे में क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। तो आइए हम सुन लेते हैं। सभी साथियों, सभी श्रोताओं और आज के कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर आलोक पुराणिक को कानपुर से अनूप शुक्ल का नमस्कार, अभिनंदन। आलोक पुराणिक जी से मेरा परिचय लगभग 2 दशक पुराना है। रेलवे स्टेशन पर उनकी किताब नेकी कर अखबार में डाल ने मुझे उनसे मिलवाया। किताब पढ़ते ही मैं उनका मुरीद हो गया। इसके बाद उनसे परिचय, बातचीत, गुफ्तगू और मुलाकात का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। आलोक पुराणिक जी लेखन के क्षेत्र में लगभग 3 दशक से डटे हुए हैं। शुरुआत आर्थिक पत्रकारिता से हुई। तब के उनके स्तंभ जाल बट्टा को उनके पाठक अभी भी याद करते हैं। आलोक पुराणिक पाठकों के लेखक हैं। उनको पाठकों का विपुल प्यार मिला है। उनके बारे में उनके एक सीनियर पाठक मित्र प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, आलोक पुराणिक जी व्यंग के पर्याय हैं। उनके लेखन में एक सतत प्रवाह है, गरिमा है। हास्य और व्यंग का बारीक फर्क आलोक जी को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। गंभीर विसंगतियों को बहुत सहज और रोचक प्रतिक्रिया आपका स्वभाव है। युवा पाठक को व्यंग विधा से जोड़ने में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। दुख की बात यह है कि आलोक जी की तुलना संभव नहीं, क्योंकि वे अपने ढंग के इकलौते हैं। ये अपने ढंग के इकलौते व्यंगकार आलोक पुराणिक जी ने विपुल लेखन किया है। हिंदी का ऐसा कोई अखबार, ऐसा कोई पत्रिका नहीं होगी जहां आलोक पुराणिक छपे न हो। आलोक पुराणिक जी के लेखन की रेंज व्यापक है। देश दुनिया की रोजमर्रा के आम और खास घटनाओं को आर्थिक और बदलती तकनीक के नजरिए से देखने की उनकी दृष्टि विलक्षण है। उनके लेखों और किताबों के शीर्षक भी ऐसे ही होते हैं जो फटाक से पाठक को अपनी गिरफ्त में लेते हैं।
पापा रिस्टार्ट ना हुए, व्हाइट हाउस में रामलीला, व्हाट्सएप के पढ़े लिखे जैसे शीर्षक पाठक का ध्यान फौरन आकर्षित करते हैं और अपनी गिरफ्त में लेते हैं। उनसे पाठक तभी छूट पाता है जब वो उनको पढ़ चुकता है। उनकी इस प्रतिभा का उपयोग उनके मित्र भी उठाते हैं। हमारी किताबों के नाम तय करने में उनकी भूमिका नाम पुरोहित की रहती है। अरविंद तिवारी जी के व्यंग उपन्यास लिफाफे में कविता का नामकरण भी आलोक पुराणिक जी ने किया था। आलोक पुराणिक जी ने जो भी कुछ अपने लेखन में हासिल किया वह अपनी मेहनत से किया, अपनी लगन से किया। किसी मठाधीश के आशीर्वाद की उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। शॉर्टकट में उनका कोई भरोसा नहीं। फालतू के लफड़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने में उनका विश्वास नहीं है। उनकी मेहनत, लगन, व्यवहार और लोगों के प्रति सम्मान के चलते ही उनको व्यंग जगत का लगभग हर प्रतिष्ठित सम्मान उनको मिल चुका है। 51 साल की बाली उम्र में उनको जब व्यंग श्री सम्मान मिला तो उस कार्यक्रम में जब मैं गया था तो वो खचाखच बड़ा हाल देखकर उनकी लोकप्रियता और लोगों का उनके प्रति प्रेम का नजरिया, प्रेम का मुजाहरा मैंने देखा। आलोक पुराणिक जी के बारे में आज से 7 साल पहले मैंने उनके जन्मदिन के मौके पर एक किताब निकालने की सोची थी। 15-20 दिन में उनके बारे में लगभग 31 साथियों ने लेख लिखे, उनके बारे में इंटरव्यू लिए गए और किताब उनके जन्मदिन के मौके पर आ गई। करीब 300 पेज की इस किताब आलोक पुराणिक व्यंग का एटीएम उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। और उनको याद करते हुए उनके मित्रों ने और दोस्तों ने जो उनके प्रति शीर्षक दिए थे वो उनके अनूठे शीर्षक थे। जैसे किसी ने लिखा था, आलोक पुराणिक व्यंग के टेलर मास्टर, आलोक पुराणिक व्यंग के हैरी पॉटर, आलोक पुराणिक मतलब विविधता और निरंतरता। इस तरह के जो लेख हैं उनके प्रति लोगों के प्रेम के परिचायक हैं। इस किताब में लिखे उनके बारे में लिखे मेरे लेख का विषय था आलोक पुराणिक व्यंग के 18 अखाड़े के सबसे तगड़े पहलवान। इस बीच आलोक पुराणिक ने व्यंग के अखाड़े के अलावा दूसरे अखाड़े भी खोल लिए हैं। वे यूट्यूब पर आए, कठपुतलियां चलाई और आजकल इतिहास की गलियों में लोगों को घूम रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं। आलोक पुराणिक नए प्रयोग करने में घबराते नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनकी क्षमताएं देखकर हम जैसे मित्र घबराते हैं और उनसे काम भर की जलन रखते हैं कि कैसे इंसान इतना सब कर लेता है। आलोक पुराणिक जी के बारे में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन 5 मिनट की समय सीमा में सब कुछ कहना मुश्किल है। आगामी 30 तारीख को उनका जन्मदिन पड़ता है और इस मौके पर मैं आलोक पुराणिक को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि वो इसी तरह सक्रिय रहें और निरंतर सृजनशील रहें। उनको चिरे हुआ लेखक के रूप में उपमा दी गई थी और मैं कामना करता हूं कि वो अपनी विविधता, अपनी ऊर्जा से हमारे सामने नई नई नजीरें पेश करते रहें, सक्रिय रहें और विपुल लेखन करें। बॉक्स एफएम के सभी साथियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी हाँ, व्यंग पर बातचीत चल रही है। आलोक पुराणिक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका व्यंग भी हमने पढ़ा। सर, कुछ जो हमारा चैट रूम है आपका, उस पर कुछ आपके लिए सवाल है, आपकी इजाजत से उन्हें पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है जी। अनूप शुक्ल जी के ही कुछ मैसेजेस हैं। उन्होंने स्वागत है लिखा है, साथ ही उन्होंने लिखा है कि मस्ती की पाठशाला से ही व्यंग आता है। उन्होंने एक सवाल भी किया है कि व्यंग का उपन्यास लिखने के बारे में आपका कोई प्लान है क्या? जी अनूप जी धन्यवाद। देखिए, व्यंग का उपन्यास लिखने का प्लान मेरा अब जाकर फर्म हुआ है। अब व्यंग का उपन्यास मैं लिखूंगा और जैसा कि आपने ये इंडिकेट किया कि मैं दिल्ली में एक उपक्रम चला रहा हूँ, हेरिटेज और लिटरेचर वॉक करता हूँ। आम लोगों को कुतुब मीनार, लाल किले, पुराने किले ले जाता हूँ और वहाँ का इतिहास तो सबको पता है, लिटरेचर बताता हूँ कि भाई यहाँ मिर्जा गालिब और यहाँ दाग और ये सब। तो इस सिलसिले में मैंने पूरे 8 सेंचुरीज की इतिहास की बाकायदा पढ़ाई की और वो इतिहास जब मैं पढ़ा तो बतौर व्यंगकार जब मैं इतिहास में घुसा तो बड़े मजे की दास्तान मुझे दिखाई पड़ी। तो मैं एक ऐसा उपन्यास लिखूंगा जिसके बैकग्राउंड में इतिहास चलेगा। तो ब्रॉडली मेरे ख्याल में अभी शोध कार्य चल रहा है उसका, आपको
एक व्यंग उपन्यास पहले मेरा व्यंग उपन्यास लिखने का इरादा बिल्कुल नहीं था। व्यंग उपन्यास ब्रह्मांड के मुश्किलतम कामों में से एक है। यानी आप व्यंग भी चलाते रहें और उपन्यास 400-500 पेजेस का लिख लें, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत मैं कर रहा हूँ कि मेरी अब योजना है, मैं आपको एक 2-3 वर्ष में एक व्यंग उपन्यास, मुझे लगता है मेरा पहला और आखिरी व्यंग उपन्यास वही होगा, क्योंकि एक उपन्यास ही व्यंग का बहुत श्रम मांगता है। तो मैं एक उपन्यास पक्का करूंगा जी। जी, बहुत बहुत आपको बधाई उसके लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ही नहीं, हम तो चाहेंगे आप कई इस तरीके के उपन्यास लिखें और आपके फैंस को, आपके पाठकों को पढ़ने को मिले। पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने भी कुछ मैसेजेस किए, उन्होंने अभिनंदन लिखा है। साथ ही वो पूछना चाह रहे हैं, कहीं भी लिखा नहीं मिलता शब्द संख्या के बारे में, और पाठकों के संकट के संदर्भ में व्यंग का क्या भविष्य है? देखिए, इसमें हर बदलते वक्त के साथ कंटेंट का बदलता है, फॉर्म बदलता है, मीडियम बदलते हैं। पुलकेन जी तो बहुत वरिष्ठ व्यंग लेखक हैं, तो वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुख्य धारा के अखबारों में व्यंग की जगह कम होती चली जा रही है। अब तो क्या करें फिर, बल्कि पढ़ने का भी संकट आ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई कि अब अपने अपने यूट्यूब वीडियो बनाइए रोज और डालिए फेसबुक पे 2 मिनट के, 3 मिनट के, और कंटेंट में अगर जान होगी, कंटेंट में दम होगा, तो देर सवेर वो अपने ऑडियंस पैदा कर देंगे। यानी वो जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है, वो अखबार मैगजीन्स के जरिए वो वहां अब स्पेस नहीं मिल रहा, तो अपना स्पेस हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। हम रेडियो के जरिए जाएं, एफएम रेडियो के जरिए जाएं, यूट्यूब के जरिए जाएं, ट्विटर के जरिए जाएं, तो कहें फॉर्म में बदलें, स्टाइल में बदलें और बात रखें, तो मीडियम काफी सारे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुरानी जगह जहां बहुत आसानी से जगह मिला करती थी, अखबार वगैरह, वहां अब व्यंग को छापना कम किया जा रहा है जी। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि आज रविंद्रनाथ त्यागी जी की पुण्यतिथि है और कल शरद जोशी जी की, तो इस के बारे में आज का आयोजन भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये भी मेंशन किया है। जी सर। जी, ये बड़ा संयोग की बात है कि मैं जो अगला सवाल आपसे करने वाला था वो इन्हीं दोनों व्यंग्य पुरोधाओं पर केंद्रित था कि रविंद्रनाथ त्यागी जी और शरद जोशी जी, ये दो ऐसे व्यंग्यकार हैं जिनको मैंने बहुत पढ़ा है और मुझे बहुत आनंद आता है। ये दोनों ही व्यंग्यकार ऐसे हैं जिन्होंने व्यंग की गंभीरता के साथ वहाँ हास्य का भी ऐसी एक लकीर वहाँ पर दिखाई देती है, जो हास्य का मायने फूहड़ हास्य से नहीं, एक ऐसा हास्य जो आपको वाह कहने के लिए मजबूर भी करता है, लेकिन साथ ही उसकी एक चुभन भी महसूस होती है। तो मेरा सवाल यही था कि व्यंग्य में हास्य होना चाहिए या व्यंग्य को व्यंग्य रहने दें? देखिए, व्यंग और हास्य अगर आप देखें तो हमें लिखत पढ़त में हास्य डैश व्यंग करके हम जो है एक सुनते हैं। देखिए, व्यंग आप चाहें तो बिना हास्य के भी रच सकते हैं। ऐसा बहुत सारा व्यंग है जो बिना हास्य के रचा गया है। डार्क सटायर है जिसमें हंसी नहीं आती बल्कि आप कहीं रो भी सकते हैं। हास्य ऐसा है जिसमें बिना व्यंग के भी आप हास्य लिख सकते हैं। बल्कि आप अगर याद करें 60-70s में इस तरह का बहुत हास्य लिखा गया कि मोटी पत्नी और पतले ससुर और उस तरह की चीजें जो एक शारीरिक कमजोरियों को देखे, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है, उस पर बहुत भद्दे भद्दे हास्य हमने देखे सुने। तो हास्य सिर्फ व्यंग से नहीं आता, हास्य और सारी प्रविधियों से भी आता है। अब ये हर रचनाकार को अपने विवेक से तय करना है कि अपने व्यंग में हास्य लाना है या नहीं लाना। हास्य अगर सहज आ रहा है, उसमें आपको लगता है कि ये इसको मैं सायास नहीं ला रहा, इसको मैं अलग से मिलावट नहीं कर रहा, एक कंट्राडिक्शंस आप बता रहे हैं, विसंगतियां आप बता रहे हैं, तो विसंगतियों में हास्य एक सहज भाव से प्रविष्टि हो जाती है उसकी, तो वो आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हास्य आप कर रहे हैं और हास्य करने के साथ फिर आपको पता लगता है कि आपकी रेंज, आपकी पहुंच बढ़ जाती है। हंसी जिस भी रचना के साथ जुड़ जाती है उसका एक अलग तरह का बाजार कहें, रीच कहें, पाठक वर्ग कहें, बढ़ जाता है। तो ये रचनाकार को तय करना है कि भाई मुझे बिना हास्य के व्यंग लिखना है या व्यंग लिखना है। लेकिन जहां तक इसका शास्त्रीय पक्ष है तो बिल्कुल
हास्य बिना व्यंग के संभव है, व्यंग बिना हास्य के संभव है, दोनों को मिला के भी संभव है। एक रचना में हास्य बहुत ज्यादा हो सकता है, व्यंग बहुत कम हो सकता है, या कि व्यंग बहुत ज्यादा हो सकता है, हास्य बहुत। तो ये तो दरअसल हम व्यंगकार हलवाई टाइप के लोग डिसाइड कर लें कि आलू 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 में मसाले ज्यादा मिलाने हैं कम मिलाने हैं, लड्डू मीठा रखना है या कम मीठा रखना है। तो वो हर हलवाई का अपना अपना एक चॉइस है, उसने जी तय कर दी। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और हमारे साथ दो और ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, बॉक्स एफएम पर व्यंग के रंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को व्यंगकार जयजीत अखलेचा का प्रणाम और नमस्कार। आज के दौर में जबकि सीधा कहना खतरे से खाली नहीं रह गया है, कब किसकी भावना को ठेस पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आज व्यंग विधा की जरूरत और भी बढ़ जाती है। आज के खास मेहमान वरिष्ठ व्यंगकार श्री आलोक पुराणिक जी को पढ़ना और सुनना दोनों ही हमेशा मजेदार और सुकून भरा रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे शरद जोशी जी की अगली पीढ़ी का बड़ी दमदारी के साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे कालजयी व्यंग लिखने के साथ ही तात्कालिक प्रासंगिक विषयों पर भी बड़ी खूबी से व्यंग लिखते हैं और इसलिए वे आज अखबार जगत के सर्वाधिक चर्चित व्यंगकार भी हैं। आलोक जी जैसे वरिष्ठ व्यंगकार से हम सब व्यंगकार कुछ और सीख सकेंगे, इस कार्यक्रम से यही उम्मीद है। व्यंग के रंग कार्यक्रम की संकल्पना के लिए श्री प्रभात गोस्वामी जी और बॉक्स एफएम को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। नमस्कार, अदब की नगरी लखनऊ से मैं व्यंगकार वीना सिंह बोल रही हूँ। बॉक्स एफएम पर हर बुधवार प्रसारित व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम से व्यंग विमर्श का एक नया मंच मिला है। व्यंग विधा पर देश के सुपरिचित व्यंगकारों के साक्षात्कार सुनने का अवसर मिल रहा है। इससे व्यंग विधा की बारीकियां जानने के अवसर मिल रहे हैं। इंटरनेट रेडियो का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका प्रसारण ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में सुना जा सकता है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध व्यंगकार डॉक्टर आलोक पुराणिक जी से व्यंग पर बातचीत हो रही है। आलोक जी तात्कालिक विषयों के साथ आर्थिक व्यंग भी लिखते हैं। आपके व्यंग जहां गुदगुदाते हैं वहीं चुभते भी हैं। मैं बॉक्स एफएम को बधाई देती हूं कि जिन्होंने कहानी कविता के साथ व्यंग पर भी प्रति सप्ताह चर्चा प्रसारित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बधाई। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। जी सर, हम लौट आए हैं और एक सवाल जो है वो भी जो हमारा चैट बॉक्स है उस पर रह गया था, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है। वरुण जय साहनी जी जो हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने लिखा है कि कलाकार और उनके पागलपन पर भी क्या आपने कभी लिखा है, क्या आप इस पर भी लिखते हैं? देखिए, व्यंगकार आधा पागल तो खुद ही होता है। तो कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति, वरुण जी, कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति जो होगा, जो कलाकार होगा या जो राइटर होगा या पेंटर होगा, वो अपनी दुनिया में रहता है ना। अपनी दुनिया यानी इस रियलिटी की दुनिया से अलग है। तो जो अपनी दुनिया खुद बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं हल्का सा पागल हो जाता है। और क्रिएटिविटी में आप बिना पागल हुए काम नहीं कर सकते। तो साहब, हम तो पागलों के मोहल्ले में रहते हैं। अपना मोहल्ला हमने दिमाग में बना रखा है। तो अपने पे कैसे लिखे, अभी लिखेंगे सर, लिखेंगे। जी, आपने बहुत सही बात कही। और एक बात और, जैसे कि एक हमारे व्यंगकार साथी ने कहा भी कि आज के दौर में पता नहीं कौन कब किस बात पे बुरा मान जाए। एक दौर ऐसा भी था जब व्यंग को या ये कटाक्ष को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। क्या ये साहित्यिक जुमला है या आपको भी महसूस होता है कि आज आलोचनात्मक व्यंग लिखना के खतरे हमारे सामने हैं? देखिए प्रभात जी, बात दरअसल यूं है कि आलोचना कई एंगल से होती है और कई तरह से होती है। आलोचना, आप व्यंग में हैं तो हमें व्यंग में पता है कि व्यंग में क्या, हर फील्ड में पार्टीज हैं ना, कि वो इसके एंटी हैं, वो उसके प्रो हैं, वो उसके एंटी हैं, वो उसको प्रो हैं। आप अगर एक
तटस्थता बरतते हुए अपनी बात कह रहे हैं, और व्यंगकार अगर सही मायनों में सच दिख रहा है तो उसको सब तरफ से गालियां पड़नी चाहिए। मतलब जी। एक पार्टी से नहीं, सब तरफ से गाली पड़नी चाहिए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह आया है कि आपने लिखा, और अगर सामने वाला इसको समझता है कि आप इसकी पार्टी नहीं हो या आप इसका कोई पक्ष नहीं हो, तो वो आपको उस तरह से बिहेव करता है। लेकिन अगर आपको इसके अगेंस्ट उसको ज्वाइन करके आप कुछ लिख पढ़ रहे हो, तो फिर आपको वही स्वरूप मिलता है कि आप किसी पार्टी में शामिल हो गए हो। तो एक व्यंगकार को, एक राइटर को, एक कलाकार को खुद तय करना है कि पार्टी बंदी में जाना किसी का चुनाव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो किसी पार्टी में जुड़ गया तो फिर उसके साथ वही सलूक होगा जो पार्टी वाले के साथ होता है। जी जी। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरा सिंपल क्राइटेरिया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरी चोट से कोई बचना नहीं चाहिए, और हर पावर को मुझसे चिंता होनी चाहिए, और मुझे गाली भी सारे सेक्टर से आनी चाहिए। पर एक भी समझने की चीज है कि खाली पावर का सोर्स सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है। आज की तारीख में आप देखें बाजार की कितनी बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। सुबह से शाम तक आपको विज्ञापन दिखा रहा है कि ये ले लो, कि वो ले लो, कि 2 लाख का एप्पल फोन ले लो, कि 4 लाख की ये कार ले लो। तो अब हमारे माइंड पे जो बौछार हो रही है, वो पॉलिटिक्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अब बड़ा हिस्सा तो बाजार हो गया है ना। जी तो बाजार की सत्ता इतनी महीन सत्ता है कि इसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। जी। तो वो बाजार की सत्ता पे भी लिखा जाए तो हर तरह की सत्ता, तकनीक की सत्ता कितनी बड़ी हो गई। आप देखिए मोबाइल ने हम सबको गुलाम बना लिया है अपना। 1 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल को अपने से दूर नहीं रख सकते। तो ये तकनीक की सत्ता है। एप्पल इतनी बड़ी सत्ता है, मतलब ये सत्ताएं अलग अलग है, अलग पावर है। तो एक व्यंगकार का काम है कि हर पावर को समझे और उस पर अपने हिसाब से लिखे। और अगर सब लोगों को ये लगता है कि आपका किसी एक दल, एक व्यक्ति में वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि फिर लोग आपको उस तरह से लेते हैं कि भाई ये बात भले इसने हमारे लिए कड़वी कह दी है, लेकिन ये किसी पार्टी का आदमी नहीं है। जी जी जी। आपने बहुत बड़ी बात कही। एक विचार की सत्ता भी है हमारे आसपास, और आजकल वैचारिक प्रतिबद्धता भी एक चुनौती बनती जा रही है। एक लेखक को किस तरह से इससे बचते हुए अपना रचना कर्म करना चाहिए, या आपको लगता है कि अगर वो किसी विचारधारा प्रमुख से जुड़कर अपनी बात कह रहा है तो क्या वो खालिस व्यंग्य कर पाएगा? देखिए 3 टर्म्स हैं आपके डिस्कशन में। नंबर 1 विचार, नंबर 2 विचारधारा, और नंबर 3 पार्टी। एक वैचारिक प्रतिबद्धता हर व्यंगकार की होनी चाहिए। वैचारिक प्रतिबद्धता यानी कि मैं किसी कमजोर के खिलाफ व्यंग नहीं लिखूंगा, मैं हिंसा को सपोर्ट करने वाला व्यंग नहीं लिखूंगा, मैं स्त्री का अपमान करके हंसाने वाली कोई लाइन नहीं लिखूंगा। ये विचार की बात है। ये हर व्यंगकार का, राइटर का विचार होना चाहिए। लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता कि मैं उस पार्टी को उस पार्टी के विचार में बताऊं, कि मैं इस पार्टी के विचार में बताऊं, कोई चाहे तो कर सकता है जी। लेकिन फिर वो अगर आप उस खांचे में बांध देंगे तो फिर आपको उस पार्टी का कार्यकर्ता ही माना जाएगा। ये भी चॉइस आप कर सकते हैं। जी। तीसरी बात यह कि राजनीतिक दलों से जुड़ के बहुत फायदे मिल जाते हैं, है ना। तमाम असाइनमेंट, तमाम राज्यसभा वो मिल जाता है। तो वो आपकी चॉइस है। देखिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक स्टूडेंट, प्रभात जी, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता आपके माँ के प्यार के अलावा। इसमें एक एक्सेप्शन है, माँ आपका प्यार आपको आज मिलना बंद हो जाता है। मुफ्त में ब्रह्मांड में सिर्फ माँ का प्यार मिलता है। अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ, किसी से कुछ काम करवा रहा हूँ, किसी से राशन की दुकान ले रहा हूँ, पेट्रोल पंप ले रहा हूँ, अपने अधिकार या अपने प्रभाव क्षेत्र का यूज करते हुए, तो भाई मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। मतलब इसको आप ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दें या आप मुझे पेट्रोल पंप दिलवा दें और फिर मैं आपके खिलाफ आलोचना करूं, तो ये तो नहीं चलेगा। तो एक व्यंग्यकार को अगर किसी पार्टीबाजी से या विचारधारा से खुद को अलग रखना है तो उसको ये संयम डालना पड़ेगा कि कम संसाधनों में जीवन चले, किसी के दरवाजे कुछ मांगने ना जाना पड़े, क्योंकि आप किसी के आगे कुछ मांगने जाओगे
तो फिर आपको इसका कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सिंपल गणित है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आलोक पुराणिक जी। अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन चलते चलते एक सवाल जिसका जवाब हम चाह रहे हैं, आपकी दृष्टि में एक परिपूर्ण व्यंग्य की क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, मेरी दृष्टि में परिपूर्ण व्यंग वो है जिसमें आप 3 चीज कर पाने में कामयाब हो। नंबर 1, आप विसंगति को रेखांकित कर पाए, कंट्राडिक्शन के, भाई ये कंट्राडिक्शन है जी। नंबर 2, आप उसको पाठक को, दर्शक को, श्रोता को या कहीं ना कहीं हंसा पाए या रुला पाए, दो में कुछ भी काम करा पाए जी। नंबर 3, व्यंग आपको ऐसा हो कि कुछ बाद में सोचने पे मजबूर करे, यार कि बात तो ये बड़ा हंसी मजाक में कह गया, लेकिन बात ही सच्ची कह गया है ये। तो वो आपको आपके जाने के बाद भी बंदा अगर सोच रहा है तो व्यंग की कामयाबी। हास्य और व्यंग का बहुत बुनियादी फर्क ये है कि हास्य आपने हंस लिया, हा कर ली, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। व्यंग आपने उस वक्त हंसे भी, लेकिन वो व्यंग आपको छोड़कर नहीं गया, वो आपके साथ चल रहा है कि यार बात तो सही कह गए, हम तो उस वक्त तो हंस लिए, लेकिन ये बात हंसने की नहीं, ये बात सोचने की है। मेरे ख्याल से व्यंग का ये एक 3 क्राइटेरिया। बहुत बहुत गहरी बात कही है आपकी। हास्य का असर तात्कालिक होता है, लेकिन व्यंग्य बहुत दूर तक आपके साथ चलता है और आपको कई कई बार सोचने को मजबूर करता है और आपको चुभता भी है वो। आलोक पुराणिक जी, आज आपने इस कार्यक्रम में आकर हमें अपनी बेहतरीन बातें बताई, कहीं और हमारे साथ व्यंग्य भी आपने शेयर किया और अपनी बातचीत कही, और हमारे दर्शकों ने भी पूरा आनंद लिया होगा, ऐसी हमको उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको, राधिका जी को, और उन वाली एंकर को जिन्होंने मेरा प्रोमो पढ़ा था, और मेरे सारे दर्शकों को, व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन और धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आलोक पुराणिक जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और व्यंग के बारे में बड़ी विस्तार से आज हमने उनसे बातचीत की। क्या है व्यंग, क्या होना चाहिए, क्या इसके मायने हैं, क्या इसकी डिटेलिंग है, इन सब बारे में हमने बात की। हमने बहुत एंजॉय किया एंड आई होप आप सब ने भी एंजॉय किया होगा। फिलहाल हमारे जाने का वक्त है, मैं आपसे टाटा बाय बाय कहूँगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जल्दी से हमारी बॉक्स एफएम की फेसबुक जो आईडी है उसे फॉलो कर लें, जो है बॉक्स एफएम नाम से। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी boxfm_radio नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, आप हेल्दी रहिए, आप मज़े करते रहिए और आप बॉक्स एफएम सुनते रहिए।